नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं एम लक्ष्मीकांत को पूरी अच्छे तरीके से कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो है चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 3 जो है फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो चैप्टर 4 है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों ही चैप्टर मैंने जो है कंप्लीट कर दिए हैं। तो देखिए, आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो है चैप्टर नंबर 5, जो है यूनियन एंड इट्स इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया लेक्चर हैं, और आप उससे जो है अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी देखिए, अब आप भी जुट जाइए क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए, आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है चैप्टर नंबर 5 हमारे लक्ष्मीकांत बुक का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहला ही लाइन है, तो ये हमारे जो है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, ठीक है, कहाँ पे, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, पार्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो है इसको रखा गया, किसको, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो जो सबसे पहला ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, तो वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को। इंडिया को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, भारत। ठीक है, भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो देखिए, अब इसका मतलब आप जरूर समझिएगा कि जो हमारा देश भारत है वो क्या है, स्टेट्स का यूनियन है, फेडरेशन नहीं है किसी स्टेट का। ठीक है, क्या है, यूनियन है। जैसे कि अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वो क्या, फेडरेशन है। मतलब हमने जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हाँ जो है वो आके मिले भारत में, और और जो है वो अलग नहीं हो सकते हैं जो इंडियन स्टेट हैं। ठीक है, लेकिन वही अमेरिका की बात करूँ तो वो क्या हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं। जैसे कि अभी कैलिफोर्निया ही जो है चाहता है कि यूएसए से अलग हो जाए। ठीक है, उस पर बात अभी बीच में उठी थी, कुछ दिन हुआ। बाकी देखिए, अगर इंडिया की बात करूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है कि चाहे बिहार चाहे उत्तर प्रदेश चाहे तो भारत से अलग हो जाए, क्योंकि ये क्या, यूनियन है स्टेट्स का। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये जो लाइन है आर्टिकल 1 का, ये दो चीज़ों से डील करता है। जो सबसे पहला चीज़ है वो क्या है, नेम ऑफ द कंट्री। क्या है, नेम ऑफ द कंट्री। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया, इंडिया और भारत ये दोनों ही नेम बताए गए। और दूसरा क्या चीज़ है, वो है टाइप ऑफ पॉलिटी। यहाँ पे पॉलिटी किस तरीके की है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, जो संविधान की जो सभा थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है हमारे देश का नाम क्या हो, इस पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। ठीक है, कुछ लोग जो है ट्रेडिशनल नाम, जो हमारा जो पुराना नाम था जिसको भारत बोलते हैं, वो नाम कह रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे जो मॉडर्न नाम है हमारा इंडिया, उसको बोल रहे थे कि वो नाम रखा जाए। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने क्या किया, दोनों ही नामों को रखा। ठीक है, मिक्स रूप से, जैसे कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया जो भारत है। समझ में आया दोस्तों ये बात। चलिए, जो अगली जो लाइन है उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमारे कंट्री को कैसे डिस्क्राइब किया है, यूनियन। क्या डिस्क्राइब किया है, यूनियन, फेडरेशन नहीं, क्या डिस्क्राइब किया है, यूनियन। तो देखिए, ऑल दो इट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, भले ही हमारा जो संविधान है वो क्या है, फेडरल है स्ट्रक्चर में। जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट के भी गवर्नमेंट होते हैं ना, स्टेट की भी ऑटोनॉमी है, डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी हमने इसको क्या कहा है, यूनियन कहा है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो देखिए, जो बी आर अम्बेडकर हैं वो क्या कहते हैं, जो यूनियन ऑफ स्टेट है ये ज़्यादा अच्छा है किसकी जगह पे, फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब इसका जो है उन्होंने दो कारण दिया है। पहला कारण ये दिया कि जो इंडिया का जो फेडरेशन है, ठीक है, इंडिया का जो फेडरेशन वो किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं कोई एग्रीमेंट हुआ है जैसा कि अमेरिका के फेडरेशन में हुआ है। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो जो है हमारे यहाँ जो फेडरेशन है या फिर हमारा जो देश है भारत, उससे वो अलग हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रिक्टेबल। तो देखिए, हमारे यहाँ जो फेडरेशन है वो क्या है, एक तरह से
एक तरीके से यूनियन की तरह है, क्योंकि ये क्या इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई स्टेट चाहे तो भारत से अलग नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा जो देश भारत है वो क्या है, पूरा एक इंटीग्रल है, ठीक है, पूरा एक है। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने कई स्टेटों में डिवाइड किया है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है, जिस हिसाब से हमको आसानी हो इसको एडमिनिस्टर करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम आर्टिकल 1 के हिसाब से हमारे यहाँ जो टेरिटरी है इंडिया की, वो कितने तरीके से क्लासिफाइड है, 3 तरीके से। पहला क्या है, जो स्टेट की टेरिटरी है, और दूसरा का क्या है, यूनियन टेरिटरी, और जो तीसरा है वो टेरिटरी कौन सी है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी समय, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी समय जीती जाए या वो जो है उसको मिल जाए इंडिया को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जो स्टेट का जो नाम है, ठीक है, जितने भी हमारे स्टेट हैं उनका जो भी नाम है, वो जो है वो हमारा जो संविधान का जो पहला शेड्यूल है, जो पहली अनुसूची है, उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट की बात करूं अगर मैं, तो हमारे कितने स्टेट हैं, टोटल 29 स्टेट, और कितने टेरिटरी हैं, 7 यूनियन टेरिटरी हैं। अच्छा, एक और बात आप याद रखिएगा, द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन लिखे गए हैं स्टेट के लिए, वो सभी के सभी हर स्टेट पे एप्लीकेबल हैं, सिवाय किसके, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है दोस्तों। और कुछ स्पेशल प्रोविजन भी हैं जो कि हमारे पार्ट 21 में लिखे हुए हैं, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। स्पेशल प्रोविजन का भी एक चैप्टर है अलग से। तो देखिए किस किस के लिए है, वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए है, गुजरात के लिए है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और किसके लिए है, कर्नाटक के लिए है, ठीक है। आगे बात करूं मैं, तो देखिए हमारे संविधान में 5th और 6th शेड्यूल भी है, 5वां और 6वां अनुसूची, जो किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, मतलब जहाँ पे जो ST SC कम्युनिटी जहाँ पे रहती है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपका जब पंचायती राज आएगा तो उसमें एक पेशा एक्ट है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे 6th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, 5th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। पेशा एक्ट है कि पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, तो वो सब चीज़ें आगे हैं, बस आप खाली समझते जाइए अच्छे से, ठीक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से, अगर आप लेक्चर को सुनेंगे तो हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो अच्छा, अब देखिए अगर मैं बात करूं आगे, तो ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया शब्द है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो शब्द है, ये यूनियन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया शब्द है, इसके अंदर जितने भी इंडिया के द्वारा जितने भी टेरिटरी हैं, वो सब के सब आ जाते हैं, वो जो है सब के सब आ जाते हैं, मतलब कि जो टेरिटरी होगा स्टेट का वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा, जो यूनियन टेरिटरी है वो भी इंडिया में मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा, और जितने स्टेट हैं वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। और वो भी टेरिटरी आ जाएंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी एक्वायर किए गए। मतलब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जो हमारा देश भारत है ना, तो इसका जितना भी यूनियन टेरिटरी है प्लस स्टेट प्लस जो भी इसके जो समुद्र में जो द्वीप वगैरह हैं, वो सब मिला के ये जो बनता है टेरिटरी ऑफ इंडिया बनता है। लेकिन अगर वही बात करूँ यूनियन ऑफ इंडिया की, तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स को ही कहा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप भी देख सकते हैं जैसे अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूटी वगैरह, मतलब जो यूनियन टेरिटरी वो भी आ गई, और इसमें सिर्फ और सिर्फ खाली स्टेट ही, और इसमें स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी भी आ गई, तो आप भी देख सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो इस पैराग्राफ में यही चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब देखिए जो यूनियन टेरिटरी है ना, या फिर जो टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की जाती है, वो क्या होती है, वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर, मतलब उस पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। और वहीं जो स्टेट जो रहता है उस पे कौन चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो देश है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा देश क्या है, सॉवरेन है, एक सॉवरेन स्टेट है, एक सॉवरेन कंट्री। वो अपना जो भी निर्णय लेना चाहे वो खुद ही ले सकती है, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी दूसरे कंट्री का दबाव नहीं है। अच्छा, तो देखिए इंडिया अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करता है, ठीक है, और वो जो है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर सही है, चाहे वो
किसी ट्रीटी के द्वारा हो, या फिर वो उसको खरीद ले उसको, या फिर गिफ्ट कर ले, मतलब गिफ्ट में पाए, या फिर लीज पे पा जाए, या फिर प्लेबिसाइट मतलब कि रिफरेंडम मतलब वोटिंग वगैरह हो, या फिर ऑक्यूपेशन के द्वारा कौन जीत जाए उसको। ठीक है, तो वो जो है वो सब के सब जो है इंडिया के टेरिटरी के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो जो इंडिया है, इंडिया ने क्या किया था, फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया था, जैसे कि दादर और नगर हवेली, गोवा को, दमन एंड दीव को, पुडुचेरी को, पौंडीचेरी या पुदुचेरी जो भी बोलिए, और सिक्किम को। ठीक है, और कब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था उसके बाद ही इन सबको एक्वायर किया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी आगे चैप्टर में डिस्कस होंगी। ठीक है, तो आप उसका टेंशन ना लीजिए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो आर्टिकल 1 आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 1 का मतलब क्या हो गया? आर्टिकल 1 का मतलब ये हो गया भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो देखिए दो बातें निकली यहाँ से, भारत, एक तो हमारे देश का नाम निकला इंडिया, और भारत, दो नाम हो गए। और ये दूसरा बात क्या निकला कि हमारा जो देश है वो स्टेट्स का क्या है, यूनियन है। ठीक है, कोई भी स्टेट चाहे तो हमारे यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकती है, मतलब हमारे देश से अलग नहीं हो सकती है। चलिए जो आगे जो बात करना, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 2 में ये कहा गया है, इसने जो है दो पावर दिए हैं पार्लियामेंट को। क्या पावर दिए हैं? दो पावर। तो देखिए ये क्या है कि जो है जो पार्लियामेंट वो चाहे तो नया स्टेट बना सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? नया स्टेट बना सकती है, या फिर जो जो भी स्टेट हैं उनको जो है वो एडमिट कर सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा जो दो प्रोविजन, द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, मतलब नया स्टेट बना सकती है, मतलब इंडिया के जो जो इंडिया का जो यूनियन है उसके अंदर नया स्टेट वो जोड़ सकती है। और जो दूसरा जो है वो क्या है, पावर क्या उसके पास, कि एक नया स्टेट इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर ये है कि जैसे कि एक मान लीजिए कि एक स्टेट है, ठीक है, और उसके उसके मैं दो भाग कर दूं तो एक और नया स्टेट हो गया। और वहीं अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री का जो है अगर मैं लैंड एक्वायर कर लूं, या फिर मिल जाए, या हम जीत जाएं, अगर हमारा देश अगर जीत जाए, तो अगर मैं उसका कोई स्टेट बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इस्टेब्लिश कर दिया एक और नया स्टेट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यही बात यहाँ पे है कि जो एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, इसका मतलब जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए है, और जो इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, जो हमने जो नया जो लैंड एक्वायर किया उसके लिए। तो देखिए जो पहला वाला फर्स्ट रिफर्स टू एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो बात मैंने बताई वही बात वहाँ पे लिखी हुई है। और जो सेकेंड है वो क्या है, वो उसको रिफर करता है जो कि स्टेट अभी पहले एग्जिस्ट, मतलब जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था। अच्छा, एक और बात आप याद रखिएगा, जो आर्टिकल 2 है ये क्या करता है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, पार्ट नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया के। अब देखिए आर्टिकल 3 की बात अगर मैं करूं, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा जो आर्टिकल 3 जो है, तो वो क्या है, वो किससे रिलेट करता है, वो करता है फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट। तो देखिए जो हमारा जो आर्टिकल 3 है ना, वो क्या करता है, जो आर्टिकल 2 है वो किसके लिए है, उन स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए है जो कि हमारे यूनियन का पार्ट नहीं। वहीं आर्टिकल 3 किसके लिए है, उनके लिए है जो हमारे यूनियन का पार्ट है, और हम अपने मतलब जो जो स्टेट हमारे भारत देश में है और हम उसकी बाउंड्री को अल्टर कर दें। तो देखिए समझो, आर्टिकल 2 है वो किसके लिए है, जो हमारे यूनियन का पार्ट नहीं है और वो नया स्टेट हम उनको बनाएं। ठीक है, और जो आर्टिकल 3 वो किसके लिए है, वो उसके लिए जो हमारे यूनियन का पार्ट है। और जैसे अगर आपको ब्रॉडली समझाऊं, मान लीजिए जैसे नेपाल है, ठीक है, नेपाल को हमने एक्वायर कर लिया और उसको नया स्टेट बनाए, तो आर्टिकल 2 के हिसाब से होगा। वहीं जैसे यूपी है, ठीक है, तो यूपी से जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बुंदेलखंड को अलग करके एक नया स्टेट बनाऊं और यूपी भी है, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। अब मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है क्या करने के लिए, रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज करने के लिए किसको, स्टेट को। तो ये किस में लिखा, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, एक नया स्टेट बना सकता है। ठीक है, किससे, किसी भी स्टेट से सेपरेट करके, या फिर किसी एक स्टेट से उसको सेपरेट करके, या फिर किसी दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट को एक दूसरे में यूनाइट करके, ठीक है, जोड़ के। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, वो जो पार्लियामेंट हमारा वो किसी भी स्टेट का एरिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
किसी भी स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट के नाम को भी चेंज कर सकता है। अच्छा, अब देखिए जो आर्टिकल 3 है, हमारा जो आर्टिकल 3 है वो क्या करता है, वो जो है यहाँ पे दो कंडीशन ले आता है। अच्छा, अब देखिए दो कंडीशन क्या है, तो देखिए जो दो कंडीशन जो मैंने बोला वो क्या है कि जो भी इस तरीके का बिल आएगा, ठीक है, जो भी जो मैं ऊपर के जो ABCDE तक के जो भी पॉइंट मैंने बताए, अगर वैसा कुछ करना है तो जो भी बिल आएगा वो बिल लाने के लिए सबसे पहले हमको किसका रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर लाने से पहले, सॉरी, इंट्रोड्यूस करने से पहले हमको किसका रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का। और जो दूसरी बात है, दूसरी बात ये कही गई है कि रिकमेंडेशन लेने के बाद, मतलब जब प्रेसिडेंट से हमको रिकमेंडेशन मिल जाए, उसके बाद जिस स्टेट का हम लोग बाउंड्री जो है चेंज करने जा रहे हैं, उसके लेजिस्लेचर से भी हमको उसका जो वो क्या चाहता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उससे भी एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उससे भी कंसर्न करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो पावर है ना पार्लियामेंट का नया स्टेट बनाने के लिए, ये पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या कर सकता है, ये किसी दो स्टेट को एक साथ जोड़ सकता है, या फिर दो यूनियन टेरिटरी को जोड़ दे, ठीक है, किसी और स्टेट के साथ, या किसी एक यूनियन टेरिटरी और एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट को जोड़ दे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अपने हिसाब से, जिस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है, जिस हिसाब से उसको सहूलियत हो एडमिनिस्ट्रेशन करने में, उस हिसाब से वो जो है अपना काम कर सकता है। अच्छा, अब एक और बात आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो प्रेसिडेंट या जो पार्लियामेंट है ना, जो मैंने जो नहीं बोला कि स्टेट के लेजिस्लेटर से कंसर्न करना पड़ेगा, जिस स्टेट की बाउंड्री या नेम उसका जो चेंज करने जा रहे, अगर जो है स्टेट के साथ कंसर्न कर लिए, ठीक है, और जो स्पेसिफाइड टाइम है, एक स्पेसिफिक देख रहे हैं, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्टेट को बताना पड़ेगा, तो चाहे स्टेट उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। ठीक है, जो हमारा जो पार्लियामेंट है ना, वो उसके लिए बाउंड नहीं है, या फिर हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब जो स्टेट का जो भी डिसीजन है, चाहे तो पार्लियामेंट उसको माने या ना माने, ठीक है, कोई बाध्य नहीं है हमारा पार्लियामेंट उसको माने। जैसे कि स्टेट अगर मना करे तब भी वो जो है उसका नाम चेंज कर सकता है हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए एक और बात बताऊं, और ये भी जरूरी नहीं कि जितनी बार जो है हमारा जो है बिल जितनी बार मूव हो या फिर जितनी बार एक्सेप्ट हो पार्लियामेंट, आपको पता है दोनों हाउस में जाएगा, तो वो उतनी बार जरूरी नहीं कि हर बार जो है हम जो स्टेट लेजिस्लेचर से पूछें कि हाँ कि क्या आप इससे सहमत है या फिर असहमत हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए बात आप यहाँ पे, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर से पूछने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि देखिए ये क्या, ये तो यूनियन की टेरिटरी होगी, नहीं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ही टेरिटरी है। और आपको ही पता होगा, खाली दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह तो CM भी नहीं बैठते हैं, वहाँ पे तो लेजिस्लेचर ही नहीं है, तो पूछेंगे किससे। ठीक है, तो मतलब स्टेट के लिए पूछा जाता है, यूनियन टेरिटरी के लिए पूछा भी नहीं जाता है कि उसका बाउंड्री या नाम वगैरह चेंज करना हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको क्लियरली ये पता चल रहा होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को क्या पावर दे रहा है कि वो किसी भी स्टेट का, ठीक है, उसका एरिया, बाउंड्री या फिर उसका नेम, जो भी स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस स्टेट के बिना कंसर्न के या फिर बिना उसके चाहे उसको पसंद हो या ना पसंद हो, कि वो चाहे कि नाम चेंज हो या फिर वो ना चाहे कि नाम चेंज हो, ठीक है, बिना उसकी मर्जी के या उसके मर्जी के साथ, ठीक है, पार्लियामेंट मतलब फुल पावर में कौन आ गया है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी जो भी स्टेट है हमारे, उनका जो है नाम, बाउंड्री, ठीक है, उनका एरिया चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो पॉलिटिकल मैप है ना इंडिया का, उसको क्या कर सकता है, जो पार्लियामेंट है हमारा, वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। तो देखिए इस हिसाब से क्या होता है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ना किसकी, स्टेट की, ये बात याद रखिए, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है स्टेट की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी नहीं है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। जैसे कि अगर बात करूं, देखिए हमारा देश भारत है, उसके अंदर क्या था, पहले सबसे पहले जब यूपी जब उत्तराखंड जब अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही में थे, लेकिन देखिए दोनों इंडिया के ही अंदर है आज भी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन टूट गया ना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखिए जो इंटीग्रिटी थी स्टेट की, वो तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
गारंटी नहीं दिया गया उसका, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टेट जो है देश से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए इस हिसाब से हम अपने देश को क्या बोल सकते हैं, एन इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब कि स्टेट को तो हम खत्म कर सकते हैं, मतलब उनकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टेट चाहे कि वो यूनियन से बाहर हो जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, मतलब इंडिया से बाहर हो जाए, यहाँ पे यूनियन का मतलब समझिएगा इंडिया है, ठीक है, कि इंडिया से बाहर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए तो यहाँ से ये बात पता चलता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, मतलब स्टेट की बाउंड्री एरिया ये सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो यूनियन को डिस्ट्रॉय या हमारे देश को डिस्ट्रॉय नहीं कर, की मतलब क्या, मतलब कि देखिए जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो केंद्र सरकार है वो चाहे तो उत्तर प्रदेश का और भी भाग कर सकती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश चाहे कि इंडिया के और भाग कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, कहने मतलब यहाँ पे ये है। अच्छा देखिए, अगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा जो यूएसए है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, अगर मैं उसकी अगर बात करूं तो वहाँ आप देखिए जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, मतलब कि जैसे कैलिफोर्निया वहाँ का एक क्या बोलते हैं स्टेट हो गया, तो ऐसा नहीं, कैलिफोर्निया के भी अगर वहाँ के यूएसए का जो पार्लियामेंट है वो तो वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है, तो कि जो कांग्रेस जो है चाहे कि कैलिफोर्निया के भी कई टुकड़े कर दे, वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए यूएसओ क्या डिस्क्राइब किया जाता है, एन इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और वहीं इंडिया को क्या बोला जाता है, एन इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो जो हमारा जो आर्टिकल 4, देखिए आर्टिकल्स आपको रटना नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। देखिए जैसे अभी आप आज एक ये लेक्चर सुन लिए, ठीक है, फिर आप एक दो दिन बाद खुद से पढ़ लीजिए, पढ़ने मन करे, नहीं टाइम मिलता तो आप इस लेक्चर दोबारा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है, तो आपको क्या होगा, जब दिमाग में वही चीज़ें बार बार जाएंगी ना तो अपने आप आर्टिकल्स याद हो जाएंगी। और वैसे भी चैप्टर में कई जगह आर्टिकल्स यूज होंगे, बाकी देखिए इतने आर्टिकल्स अगर आप रटने बैठेंगे तो कितना रट लेंगे आप, आखिर दिमाग है, प्रेशर कुकर तो है नहीं कि चाहे जितना चाहिए ठूसते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो आर्टिकल 4 है वो इटसेल्फ क्या डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर करता है, वो डिक्लेयर ये करता है कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे, ठीक है, आर्टिकल 2 के हिसाब से या फिर हमारा जो आर्टिकल 3 के हिसाब से, मतलब कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे कि नया स्टेट बनाया जाए, ठीक है, किसी बाहरी टेरिटरी को हम अपने में जोड़ लें, ठीक है, या फिर किसी एक स्टेट को ही हम, जैसे हमारे यहाँ जैसे यूपी है, यूपी के दो तीन भागों में यूपी को बांट दें, तो वो जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं कंसीडर्ड होगा, ये बात याद रखिए, मतलब ये जो है ये संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता, इसको हम संविधान का संशोधन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इस तरीके जो लॉ पास होने होते हैं जिसमें कि हम किसी स्टेट को जोड़ते हैं या उसकी बाउंड्री को चेंज करते हैं, तो वो क्या पास किए जाते हैं, वो हमारे क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी के द्वारा या फिर ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा, ऑर्डिनरी लॉ जिस तरीके से पास होता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा उसी तरीके से पास किया जाएगा। वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, स्पेशल मेजोरिटी लेनी पड़ती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी चीज़ें आगे भी बताऊंगा मैं अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। 10 द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ अब देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि जो आर्टिकल 3 है ना हमारा, क्या आर्टिकल 3 के अनुसार हम अपना जो हमारा जो इंडिया का जो भी टेरिटरी है, जो भी लैंड या ज़मीन है, क्या हम उसको जो है किसी दूसरे कंट्री को अगर हम देंगे तो क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, मतलब कि तब तो ऐसे हुआ कि हम फिर जो है बिना संविधान संशोधन के ही जम्मू दे दें पाकिस्तान को, ठीक है, चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश उसका तो अरुणाचल प्रदेश उसको दे दें। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे 1960 में मतलब जब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देता है उसका जज, ठीक है, जो तो देखिए जो 1960 में बात उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी टेरिटरी होते हैं, ठीक है, और ये बात कब उठी थी ये भी जान लीजिए किस केस के द्वारा,
तो देखिए वो बात तब उठी थी कि जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो क्या करने जा रहा था। हमारा जो बेरूबरी यूनियन, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर में ही ये जगह थी बेरूबरी, ठीक है। तो इसका जो टेरिटरी था ना, ये किसको सौंपने जा रहा था, पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये जो है पाकिस्तान को सौंपने जा रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ये बात आ गई। जब ये बात काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गई, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो क्या किए, वो जो है सुप्रीम कोर्ट से राय मांगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो भी हम किसी भी स्टेट का जो भी हम एरिया जो है छोटा कर दें, डिमिनिश कर दें, चेंज कर दें, जो भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत हम करते हैं, वो जो है इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना जो इंडिया का जो टेरिटरी हो किसी फॉरेन कंट्री को, सेशन मतलब होता है सौंपना, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री को हम क्या कर दें, दे दें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर हमको इंडिया के किसी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को सौंपना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 368 के द्वारा दिया गया है। और ये जो आर्टिकल 368 है हमारे संविधान के पार्ट 20 में है, ठीक है। तो देखिए जब ये जो बेरूबरी यूनियन जब हमको पाकिस्तान को जब सौंपना पड़ा, तो उसके लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 का, उसके द्वारा हमने जो है इसको पाकिस्तान को सौंपा। अच्छा, अब देखिए अगर मैं बात करूं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई बाउंड्री सेटलमेंट है या फिर बाउंड्री का डिस्प्यूट है इंडिया और किसी और देश में, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, लेकिन अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, तब अगर हमारा देश जो है किसी और कंट्री को हमारी कोई टेरिटरी सौंपना चाहता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। अच्छा, अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015, मतलब ये हाल ही में हुआ था, जिसके अंदर हमने क्या किया, इंडिया की कुछ सर्टेन टेरिटरीज को क्या किया, किसको ट्रांसफर कर दिया, बांग्लादेश को, ठीक है। और वो एक एग्रीमेंट हुआ था हमारी जो देश का जो गवर्नमेंट था और जो बांग्लादेश का देश का जो गवर्नमेंट था, ठीक है। तो इस डील के अंदर क्या हुआ, तो इंडिया ने क्या किया, 3 इनक्लेव जो हैं बांग्लादेश के वो बांग्लादेश को ट्रांसफर किए, और बांग्लादेश ने क्या किए, इंडिया को 51 इनक्लेव ट्रांसफर किए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए वही डील के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि कितना 6.1 किलोमीटर डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्टेट्स था, ठीक है। और इसके लिए जो है एक अमेंडमेंट लाया जाता है, और प्रोविजन, ये जो प्रोविजन एक कितने कितने स्टेट के लिए था, 4 स्टेट के लिए, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के लिए, ठीक है। और ये सभी चीज़ें जो है फर्स्ट शेड्यूल में हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए वही उसी अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिली स्टेट। अच्छा, अब आप ये बात याद रखिए, ये बात का ध्यान दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे, जब देश जब आज़ाद जब होता है, ठीक है, जब इंडिया को जब आज़ादी जब मिलती है, तो इसमें क्या थे, 2 तरीके के पॉलिटिकल यूनिट थे, ठीक है, मतलब 2 तरीके के स्टेट थे। पहला तो जो ब्रिटिश प्रोविंस था, मतलब कि जिसके जो है जिसके अंदर ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, जो जहाँ पे रूल डायरेक्ट ब्रिटिशर्स करते थे, जो अंग्रेज थे वो करते थे। वहीं दूसरी ओर प्रिंसली स्टेट थे, जहाँ पे वहाँ के जो लोकल रूलर थे वो रूल करते थे, किसके अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हमारा जो देश भारत जो है जब आज़ाद जब होता है 1947 में, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, तो उसने क्या किया, 2 तरीके से क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियन ऑफ डोमिनेंस। तो उसने क्या बनाया, 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियन बनाए, जो कि कौन कौन से, एक तो इंडिया हो गया और दूसरा कौन सा है, पाकिस्तान। और जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनको 3 ऑप्शन दिए, क्या दिए, 3 ऑप्शन, कि या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे, मतलब अलग ही रहे। तो देखिए जब ऐसा हुआ, तो जो 552 प्रिंसली स्टेट थे जो कि इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर थे, तो उसमें से जो है टोटल कितने 552 रियासतें थी इंडिया के, मतलब जो भी ज्योग्राफी है, जो भी बाउंड्री है उसके अंदर थी। तो उसमें 549 क्या किए, इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। और जो बचे 3, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये क्या किए, ये रिफ्यूज कर दिए इंडिया को ज्वाइन करने से। अब देखिएगा यहाँ से कहानी, ठीक है, देखिए कहानी की तरीके सुनते जाइए, मजा आएगा। अगर आप सोचे प्रेशर लेगा, हाँ चल रहे हैं पॉलिटी पढ़ने, पूरा दिमाग इसी में खपा दें, तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला। फिर आराम से सुनते जाइए, बस था फोकस के साथ, बस यही कहूँगा मैं।
तो देखिए यहाँ पे हाउएवर इन कोर्स, तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो हमने क्या किया, हमने जो है हैदराबाद को कैसे जोड़ लिया इंडिया में, पुलिस एक्शन के द्वारा। जूनागढ़ में हमने क्या करा दिया, रेफरेंडम करा दिया। और कश्मीर में क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। हुआ क्या था कि जब कश्मीर जो है जब चाहता था कि मैं अलग रहूं, तो उसी के बाद तो जब कश्मीर जब अलग हो गया तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो है अटैक कर दिया उस पर। तो उस समय जो वहाँ के जो राजा थे, वो राजा राजा हरि सिंह, तो उन्होंने जो है तुरंत इंडिया से मदद मांगी। तो उस समय इंडिया ने कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, मतलब कि ये एक तरह का डॉक्यूमेंट था जिसपे साइन करने के बाद जो कश्मीर था वो इंडिया का भाग पार्ट बन जाता। तो उस पर पहले इनका इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप इस पर पहले साइन करिए। जब उन्होंने इस पर साइन किया तब जाके जो है इंडिया ने जो है कश्मीर की मदद की, और इसी के साथ साथ कश्मीर जो है इंडिया का भी पार्ट बन गया। अच्छा, अब देखिएगा जो 1950 था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है, तो हमने जो है स्टेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया, हमने स्टेट का क्लासिफिकेशन चार भागों में किया, एक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। और आज के डेट में तो 29 है, आपको ही पता हो। तो देखिए जो पार्ट ए है, मतलब उससे टोटल कितने, 29। अच्छा देखिए, अब जो पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या थे, 9 स्टेट थे, ठीक है। कौन से, जो गवर्नर के जो प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के, याद रखिए। पार्ट ए में कौन से थे, जो गवर्नर के प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के, वो थे। पार्ट बी में कौन थे, पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जहाँ पे क्या था, उनका खुद का लेजिस्लेचर था, मतलब वो खुद का, मतलब वहाँ पे लेजिस्लेचर का प्रोसेस था, वहाँ पे जो है लॉ बना सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट सी था वो क्या था, वो चीफ मिनिस्टर का, सॉरी चीफ कमिश्नर का प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया के अंतर ही। जो पार्ट सी के जो स्टेट थे वो किसका प्रोविंस था, चीफ कमिश्नर का। देखिए पार्ट ए किसका हो गया, गवर्नर का, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। पार्ट ए किसका हो गया, गवर्नर का। पार्ट बी किसका हो गया, प्रिंसली स्टेट जहाँ पे लेजिस्लेचर है। पार्ट सी किसका हो गया, चीफ कमिश्नर का प्रोविंस। और वहीं जो है पार्ट और जो पार्ट सी के जो स्टेट थे ना, टोटल 10 थे नंबर में, और ये क्या होते थे, सेंट्रली एडमिनिस्टर होते थे। वहीं जो अंडमान और निकोबार है ना, इसको हमने किस में रखा था, पार्ट डी में, और ये अकेले ही था, ठीक है। चलिए अब बात देखिए यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप स्टेट जो पार्ट ए में थे, आसाम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, ठीक है, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल। तो ये जो स्टेट थे पार्ट ए में थे। और पार्ट ए किसके अंदर था, गवर्नर का प्रोविंस था, ठीक है। पार्ट बी में बात करूँ तो देखिए हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवंकोर, कोचीन, विंध्या प्रदेश। तो देखिए ये जो था, ये कौन से थे, ये थे प्रिंसली स्टेट थे, जहाँ पे स्टेट का जो है वो प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे लेजिस्लेचर का प्रोसेस होता था, ठीक, मतलब वहाँ पे खुद का लेजिस्लेचर था, मतलब खुद वहाँ पे कानून बना सकते थे वो। लेजिस्लेशन मतलब भी होता है कानून बनाना, ठीक है, ये बात याद रखिए। अच्छा, अब बात करते हैं जो पार्ट सी था ना, पार्ट सी में देखिए पार्ट सी कौन से थे, पार्ट सी में वो स्टेट थे जो कि क्या थे, चीफ कमिश्नर का जो प्रोविंस था, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट सी में। तो देखिए कौन कौन से थे, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और आपको मैंने बताया पार्ट डी में अकेले यही अंडमान निकोबार था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धार कमीशन, जेवीपी कमेटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पे। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रिंसली स्टेट को क्या करते हैं, रेस्ट मतलब हमारा जो भारत देश था उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक एडहॉक अरेंजमेंट पे ही रहता है, ठीक है, मतलब परमानेंट नहीं रहता है, इस तरीके से होता है। अच्छा, अगर तो उसका देखिए कई डिमांड भी आते हैं, कई अलग अलग रीजन से आते हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर की बात हो रही है, खास करके जो साउथ इंडिया था वहां से, कि हम जो स्टेट को किस किस उस पे बांटे, मतलब किस पे उस पे पहचान दे, लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पे, ठीक है। और इसी बात पे जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अपॉइंट किया, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, ठीक है। और किसके चेयरमैनशिप के अंदर, और किसने, इंडिया गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन की जो है, क्या हम भाषा के आधार पे किसी मतलब स्टेट को अलग कर सकते हैं, अलग मतलब भारत से अलग नहीं करने की बात हो रही, मतलब वो स्टेट की जो टेरिटरी बाउंड्री जो भी आर्टिकल 2 और 3 में हम कर रहे थे ना, उसकी बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा, अलग करने की जो बात कहूंगा मैं, भारत से अलग नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है
इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, पहले जो आप चाहे तो लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, ना समझ में आए तो। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे तो उसके जो चेयरमैन थे कौन थे, एस के धर थे। ठीक है, कौन थे, एस के धर। और इस कमीशन ने जो है अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया, दिसंबर 1948 में। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली में इसमें क्या क्या ये कहते हैं कि हमको जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब हमको स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने में जितना सुविधा हो, मतलब उसका जो है उसको चलाने में जिस तरह की सुविधा हो वैसे हमको बांटना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर हम बांटें। ठीक है, हमको एडमिनिस्टर करने में स्टेट को जितना आराम मिले उस हिसाब से हमको, मतलब सहूलियत, कन्वीनियंस मतलब सहूलियत। ठीक है, जितना सहूलियत मिले उस आधार पे हम स्टेट को बांटे, ना कि भाषा के आधार पे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट आ गया। ठीक है, और इसलिए क्या हुआ, एक और जो है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी बनी। कब बनी, कांग्रेस दिसंबर 1948 में। और इसको जो है कौन बनाता है, इसमें जो मेंबर रहते हैं कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, याद रखिएगा। और इस कमेटी को कहा गया जेवीपी कमेटी। और इसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया, अप्रैल 1949 में। और इसने भी क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज पे हम किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कि हाँ किसी स्टेट की बाउंड्री या उसका नेम चेंज कर दें किस की लैंग्वेज के आधार पे, हमको खाली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है। लेकिन देखिए होता क्या है कि अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्सफुली जो है इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करना पड़ता है, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र स्टेट। और उसको किससे अलग किया जाता है, तेलुगु स्पीकिंग मद्रास स्टेट से, जो कि आज के डेट में आप जानते हैं तमिलनाडु हो गया है। उसी की बात हो रही। होता क्या, जो पोती सिरामुलू हैं, ठीक है, वो एक कांग्रेस के लीडर रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, 56 दिन का लगातार हंगर स्ट्राइक करते हैं। उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो आप भी जानते हैं जब ऐसा कुछ हो रहा है तो देश का जो हालात कुछ बिगड़ने लगते हैं, तो दबाव में आके जो है गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ा। तो देखिए कितना अच्छा कहानी तरीके से अगर आप सुनेंगे हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, बस आप सुनते जाइए आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि आंध्र स्टेट को क्रिएट करने की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने लगी। ठीक है, अब मतलब कि जो आंध्र स्टेट जब बना तो उसके बाद अलग अलग रीजन से क्या हुई, डिमांड आने लगी कि जो है हाँ जो भाषा के आधार पे कई स्टेट डिमांड करने लगी कि हमको भी अलग होना है। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा एक और कमेटी बनाई, फजल अली कमीशन जो हेडिंग है। तो ये क्या थी, 3 मेंबर की कमेटी थी। जो चेयरमैन कौन थे, फजल अली थे। कि दोबारा पूरा पूरा मतलब आप देखिए कि क्या हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो और इसके 2 और मेंबर कौन थे, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू। ठीक है, और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1955 में। और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जो है हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट हो, तब तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेट हो जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो देखिए तो इन्होंने 4 मेजर फैक्टर बताए। ठीक है, इज हमारा जो स्टेट है उसको रिऑर्गेनाइज करने के लिए। तो प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजेनिटी होनी चाहिए स्टेट के अंदर, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होना चाहिए, और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल इन ईच स्टेट। ठीक है, तो अब देखिए ये जो चीज़ें हैं इसका पहले आप समझिए कि हम प्रिजर्व करें, क्या करें, अपने जो हमारा जो है एकता है और जो देश का जो सिक्योरिटी है उसको प्रिजर्व करें, उसको बढ़ावा दें। और जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी को बढ़ावा दें। ठीक है, मतलब एक रूपता, मतलब जैसे कि जिस भी स्टेट में हूँ तो वहाँ के ज़्यादातर पर्सन जो है उसी कल्चर को फॉलो करें, वही भाषा बोलें। ठीक है, होमोजेनिटी मतलब ये होगा एक रूपता। अच्छा, बाकी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इन सभी मुद्दों को भी कंसीडर किया जाए। और प्लानिंग और प्रमोशन करें क्या, वेलफेयर ऑफ द पीपुल, सभी प्रत्येक स्टेट के जो भी लोग हैं उनका जो है उनके वेलफेयर को प्रमोट, उनके वेलफेयर के बारे में प्लानिंग करें और उनको जो है प्रमोट करें। ठीक है, एज वेल एज पूरे देश का भी बात किया गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो कमीशन है उसने ये भी कहा कि एवोल्यूशन ऑफ द 4-fold
कि जो है हम जो पार्ट ए बी सी डी करके जो हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स को जो बांट रखा है उसको भी हमको हटा देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बना, उसके बाद हमारे यहाँ पे 16 स्टेट बने और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और कुछ माइनर मॉडिफिकेशन किए गए उसमें, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड। अच्छा देखिए, बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये जो पार्ट ए और बी स्टेट वाज डन अवे विथ पार्ट सी स्टेट्स वेर अबोलिश्ड। अच्छा अब देखिए, तो ये भी जो पार्ट ए बी सी थे ना, इन सबको क्या किया गया, हटा दिया गया। और जो पार्ट सी वाला जो स्टेट था इसको क्या किया, एबॉलिश ही कर दिया गया। और कुछ को अपने बगल वाले स्टेट्स के साथ मर्ज कर दिया जाता है, और कुछ स्टेट को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और उसी का रिजल्ट है कि हमारे यहाँ कितने स्टेट बने, 1956, 1 नवंबर 1956 की बात हो रही है, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। और स्टेट्स कौन कौन से बने, तो देखिए अब 1 नवंबर 1956 की बात हो रही है, ठीक है। अभी आप बोले नहीं कि जो है अभी तो 29 स्टेट है, तो वो नहीं है, ठीक है। 1956 की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन कौन से स्टेट बने, अंडमान सॉरी आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बम्बई, महाराष्ट्र को बम्बई है, ठीक है, पहले बम्बई बोला जाता था उसको, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास जो आज तमिलनाडु, मैसूर जो कर्नाटका है आज के डेट में, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। वहीं बात करूं तो देखिए, जो यूटी हमारे जो बने, जो यूनियन टेरिटरी जो बने, वो हैं अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैकेडिव, मिनिकॉय, अमिनदीवी आइलैंड जो आज के डेट में लक्षद्वीप है, उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं, अब देखिए, तो जो हमारा जो फजल अली कमीशन था उसने क्या बोला कि हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर सकते हैं। और इन्होंने और क्या किया कि जो पार्ट ए बी सी डी के रूप में जो इन्होंने बांट रखा था ना, उसको भी एबॉलिश कर दिया। तो ये सभी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इस चैप्टर को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 का, इसने क्या किया, एक नया स्टेट बनाया केरला। और इसमें क्या किया गया, ट्रेवेनकोर और कोची स्टेट को मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास से मिला दिया गया, ठीक है। और कासारगोड ऑफ साउथ कनाडा, दक्षिण कन्नड़ से, मतलब इन सबको मिला के एक नया स्टेट बनाया गया, क्या बनाया गया, केरला। और तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो है हैदराबाद स्टेट का, उसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया, आंध्र स्टेट के साथ, और क्या बना दिया गया, आंध्र प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। और मध्य भारत और विंध्या प्रदेश स्टेट को और भोपाल स्टेट को मर्ज करके क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश बनाया गया। ये किसकी बात हो रही है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना 1956 का, जो अमेंडमेंट जो आप देखिए ऊपर, जो अमेंडमेंट जो हुआ यहाँ पे, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 1956 के लिए में, उसी के द्वारा ये सभी चीज़ें की गई, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, जो सौराष्ट्र स्टेट और जो कच्छ है ना, इन दोनों को मिला क्या बना दिया गया, बम्बई स्टेट बना दिया गया। मतलब जो गुजरात था ना और जो महाराष्ट्र, आज दोनों जो है वो दोनों ही बम्बई के अंदर ही थे। और देखिए, जो कुर्ग स्टेट है और जो मैसूर स्टेट है, इन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। और जो पटियाला और जो ईस्ट पंजाब स्टेट था और जो यूनियन पेप्सू था, इन तीनों को मिला क्या बना दिया गया, पंजाब स्टेट बना दिया गया। और जो अजमेर स्टेट था उनको उसको मिला क्या बना दिया गया, राजस्थान स्टेट। और ज़्यादा बात करूं मैं तो देखिए, जो एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लैकेडिव, मिनिका और अमिनदीवी आइलैंड, ठीक है, फ्रॉम द टेरिटरी, जो भी मद्रास के स्टेट से जो छूट गए थे, उन तीनों तो कितने टेरिटरी छूटे, 3, और इन तीनों को मिला के एक टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। और यही आगे चल के भी लक्षद्वीप भी बनेगा, अभी आप आगे देखेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ बात करेंगे जो भी नए स्टेट बने हैं आफ्टर 1956, किस तरीके से बने, क्या हुआ, वो सभी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र एंड गुजरात 1966 में बाइलिंगुअल स्टेट, जैसे कि आप जानते हैं बम्बई था, तो वहाँ पे क्या थे, वो 2 भागों में बट गया था। एक तो महाराष्ट्र, ये हुआ कि महाराष्ट्र के मराठी जो लोग बोलते हैं उनके लिए महाराष्ट्र बने, और जो भी लोग गुजराती बोलते हैं उनके लिए गुजरात बने। तो देखिए, तो बम्बई से टूट के महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट बने। तो गुजरात जो है हमारा क्या बना, 15वां स्टेट बना इंडियन यूनियन का। क्योंकि देखिए, बम्बई था, बम्बई की जगह महाराष्ट्र आ गया, मतलब बम्बई से ही निकल के महाराष्ट्र प्लस गुजरात बने। तो तो टोटल 15, पहले 14 थे, एक ही स्टेट एक्स्ट्रा हुआ ना,
तो अब जो गुजरात हो क्या कौन सा स्टेट बन गया हमारा 15वां। और यहाँ पे बम्बई के अंदर दो लोग थे, एक जो मराठी बोलते थे, एक जो गुजराती बोलते थे, जो दोनों भाषा के आधार पर भी आपने सुना कि जो फजल अली कमीशन ने कहा ना कि भाषा के आधार पर बांट सकते हैं, तो वही एक्चुअली में यहाँ पे एप्लीकेबल किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दादर और नगर हवेली हमने क्या किया, जो पुर्तगाली थे उनसे जो हमने इस टेरिटरी को आज़ाद कराया, ठीक है, 1954 में। और जो है 1954 मतलब हमने इनको जो है पुर्तगालियों से आज़ाद कराया, मतलब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद आज़ाद हुआ है। ये बात मैंने आपको वही पहले भी बताई थी। आप अगर लेक्चर ढंग से सुन रहे होंगे तो आपको ये बात याद भी होगी। अच्छा अब देखिए आगे। और 1961 तक ये लोग क्या करते थे, अपने ही द्वारा अपने ही बीच में से किसी को चुन लेते थे और वही जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। लेकिन बाद में हमारे यहाँ 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1961 का, और उसमें हमने क्या किया, इसको जो एक इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। वहीं देखिए गोवा दमन एंड दीव को भी हमने जो है पुर्तगालियों से छीन लिया, कब, 1961 में, बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, ठीक है। और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1962 का, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इन गोवा दमन एंड दीव को तीनों को क्या करते हैं, एक वो बना देते हैं, यूटी बना देते हैं, ठीक है। और बाद में 1987 में दोबारा जो है 1987 में हम क्या करते हैं, गोवा को क्या बना देते हैं, पहले देखिए ये दोनों जो है ना, गोवा दमन और दीव, ये दोनों को ही हम पहले क्या बनाते हैं, यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। लेकिन बाद में 1987 में हम क्या करते हैं, गोवा को एक स्टेट बना देते हैं और दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है कि पहले शुरू में क्या कि जब 1961 में जब पुलिस एक्शन से जब छीने पुर्तगालियों से, पहले गोवा को भी और दमन और दीव को भी दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन 1987 में जाके क्या किए, गोवा को एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया और जो दमन और दीव है उसको क्या बना दिया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिए। चलिए बात करते हैं पुदुचेरी की। तो देखिए जो पुदुचेरी है यहाँ पे कौन थे, फ्रांसीसी राज करते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि देखिए यहाँ पे एक्चुअली 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक पुदुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा माहे और चौथा यानम। तो देखिए अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा रिसर्च करिएगा और बताइएगा कि ये जो भी पुदुचेरी कहाँ लोकेटेड है, कराईकल कहाँ लोकेटेड है, माहे कहाँ लोकेटेड है और यानम किस किस स्टेट में ये लोकेटेड। मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ कि ये जो है चारों ही अलग अलग स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा। तो देखिए जो फ्रांसीसी थे इन्होंने हमको ये टेरिटरी क्या करी थी, हैंड ओवर कर दी थी, कब, 1954 में, ठीक है। और हमने क्या किया, 1962 में इसको क्या क्या बना दिया, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1962 में, और इसको क्या बना दिया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। पहले इसका नाम पौंडीचेरी था, फिर पुडुचेरी हुआ है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, ये जो पुदुचेरी और जो कराईकल है ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। माहे कहाँ पे, माहे है केरला में, और यनम जो है ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग क्या रिसर्च करेंगे, खुद ही थक जाएंगे, था वीडियो लंबा हो रहा है जान रहा हूँ, लेकिन देखिए दोस्तों आपका एग्जाम भी आने वाला है तो कुछ तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचिए मुझे भी कितना मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका देखिए नागालैंड जो है 1963 में क्या होता है, स्टेट ऑफ नागालैंड बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनता है, नागा हिल्स और स्वानसंग हिल्स जो एरिया था आसाम का, उन दोनों को मिला के स्टेट ऑफ नागालैंड बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है ऐसे, जो नागा का जो मूवमेंट हो रहा था एक्चुअली में, जो वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल लोग थे वो चाहते थे कि नागालैंड एक अलग स्टेट बने, इसलिए, ठीक है। और उसके बाद जो नागालैंड है वो क्या होता है, 16वां हमारा स्टेट बनता है, ठीक है। और ये जो है 1961 तक ये जो था ये किसके कंट्रोल में था, आसाम के कंट्रोल में, ठीक है। गवर्नर जो थे आसाम के उनके कंट्रोल में था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। तो 1966 में क्या होता है, स्टेट ऑफ पंजाब जो है जो स्टेट ऑफ पंजाब उससे क्या बनता है, उससे बनता है हरियाणा, ठीक है, एज ए 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और उसी के बाद एक यूनियन टेरिटरी बनता है जो क्या है, चंडीगढ़। और ये जो डिमांड था ये सिख होमलैंड, और मतलब ये जो डिमांड थी इसको किसने उठाया था, सिख होमलैंड का अकाली दल ने, ठीक है। सिख होमलैंड का डिमांड था, उसी पे ये वाला काम किया गया। और अकाली दल
अब आज भी अकाली दल आपको पता होगा। और किसके लीडरशिप में? मास्टर तारा सिंह के लीडरशिप में। और शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1966 में पंजाबी स्पीकिंग को क्या बनाया गया? एक यूनिलिंगुअल लैंग्वेज, मतलब एक ही भाषा जहाँ बोली जाए, पंजाब। और हिंदी स्पीकिंग के लिए क्या बनाया गया? उनके लिए बनाया गया हरियाणा। ठीक है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें जो हिल एरिया था, जो भी इनसे मर्ज था, उसको क्या बनाया गया? हिमाचल प्रदेश। ठीक, और इन 1971 हिमाचल प्रदेश जो मतलब उसको एक मतलब ये जो हिमाचल प्रदेश ये क्या बना? एक शुरू में यूनियन टेरिटरी बना। और 1971 में जो हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी जो था, इसको एक स्टेटस दे दिया जाता है किसका? स्टेट का। और ये भारत का 18वां स्टेट बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, 1972 में जो नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस आए। अब वो चेंजेस किस तरीके से थे? देखिए, जो दो यूनियन टेरिटरी थे जो कि मणिपुर और त्रिपुरा थे, और एक जो सब स्टेट था मेघालय। इसको सब स्टेट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो ये मेघालय स्टेट तो था, लेकिन इसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? असम का जो गवर्नर था वो देखता था। ठीक है, अभी आगे अभी आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो इनको क्या मिला? स्टेटहुड मिला। ठीक है, और जो दो यूनियन टेरिटरी थे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम क्या बोलते थे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, इनका ये भी क्या है? ये भी पिक्चर में आ गया। ठीक, मतलब इनका भी एग्जिस्टेंस हुआ। अब देखिए इसी के साथ क्या होता है, जो इंडिया का जो यूनियन है 21, कितना बन गया टोटल? 21 स्टेट बन गए। कितने बन गए टोटल? 21। शुरू में देखिए कितने थे? 14, आज 21 हो गए। मतलब अभी तक के कहानी में। और मणिपुर हमारा 19th बना, त्रिपुरा 20th और मेघालय 21st बना। और उसके बाद देखिए 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1969 में। और इसमें क्या किया जाता है? मेघालय को एक ऑटोनोमस स्टेट या सब स्टेट बनाया जाता है विद इन द स्टेट ऑफ असम, मतलब स्टेट असम के अंदर ही, विथ इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब देखिए मेघालय का मेघालय का खुद का उसका जो है खुद का लेजिस्लेचर होगा, खुद का उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। लेकिन किसके अंतर्गत होगा ये? आसाम। मतलब एक्चुअली गवर्नर जो होगा वो आसाम का होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे यही है। चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ मेघालय, मतलब लेकिन ये जो है लोगों का जो है, जो लोग वहाँ चाहते थे उसको पूरा नहीं किया। और उसका देखिए जो यूनियन टेरिटरी जो थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी जो है आसाम से क्या हुए? अलग करके बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सिक्किम वाली कहानी ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, यूपीएससी में सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था शायद 2018 का जो पहला वाला जो सीडीएस का पेपर था उसमें। चलिए बात करें यहाँ पे। तो देखिए 1947 तक, ठीक है, सिक्किम क्या था? एक इंडियन प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, और उसको पे कौन रूल करता था? चोग्याल डिनेस्टी रूल करती थी। और 1947 जब ब्रिटेन जो है यहाँ से छोड़ चले जाते हैं, तो सिक्किम क्या बन जाता है? एक प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस, मतलब जो इंडिया जो गवर्नमेंट है ना, वो मतलब इनका एक्सटर्नल अफेयर देखेगा, इनका डिफेंस देखेगा, इनका कम्युनिकेशन देखेगा सिक्किम का। लेकिन बाकी जो इंटरनल मैटर होगा सिक्किम के अंदर का, वो खुद सिक्किम का जो राजा है वो खुद देखेगा। ठीक है, लेकिन इन 1974 में क्या होता है? सिक्किम एक्सप्रेस करता है क्या डिजायर कि वो चाहता है कि इंडिया के साथ मिल जाए। और उसी के बाद 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1974 में, पार्लियामेंट में आता है। और उसी के साथ हम क्या करते हैं? सिक्किम को एक नए क्लास का स्टेटहुड देते हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? एसोसिएट स्टेट। ठीक है, हमने क्या कहा? एसोसिएट स्टेट। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ा? एक नया आर्टिकल जोड़ना पड़ा, आर्टिकल 2A, और एक नया शेड्यूल जो कि 10 शेड्यूल बना। बाकी इसको बाद में भी डिलीट भी कर देंगे, अभी आगे आपको बताऊंगा। हमारे संविधान में जोड़ा। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट के साथ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। ठीक है, और वहाँ के जो लोग थे सिक्किम के, वो इससे खुश नहीं थे ज़्यादा। वो चाहते थे कि हमारा पूरी तरीके से विलय हो जाए, जैसे कि हमारे जो ओरिजिनल स्टेट थे और जो स्टेट थे जिस तरीके से वो बिल्कुल भारत में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिले हुए थे, उसी तरीके से मिल जाए। एसोसिएट स्टेट नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चाहते थे कि भारत मिल जाए। इसके लिए क्या हुआ? रेफरेंडम होता है वहाँ पे सिक्किम में 1975 में। और ये लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं, और एबोलिशन हो जाता है किसका? चोग्याल डिनेस्टी का वहाँ पे। ठीक है, और ये पूरी तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है, और सिक्किम
इंटीग्रल पार्ट बन जाता है किसका, इंडिया का। इंटीग्रल पार्ट मतलब अब इसको कोई भारत से अलग नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके लिए क्या हुआ, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसका सिक्किम हमारा एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया इंडिया के यूनियन का, और ये 22वां स्टेट बना, ठीक है। और इसी के बाद हमने जो फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड अ न्यू आर्टिकल 37। अच्छा अब देखिए हमने और क्या अमेंड किया, अपना पहला और अपना चौथा शेड्यूल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए पहला शेड्यूल और चौथा शेड्यूल किससे रिलेटेड है। ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखी हैं, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप जरूर बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 371F2 प्रोवाइड सर्टेन, कुछ स्पेशल प्रोविजन देने के लिए किसको, सिक्किम को, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ सिक्किम का उसको कुछ स्पेशल प्रोविजन देने के लिए। और हमने जो आर्टिकल 2A और जो हमारा 10 शेड्यूल था उसको हमने हटा लिया, इसे हम अपने 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ही द्वारा जो बनाया जो गया था उसको जो हमने हटा लिया, ठीक है। तो ये 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था ना आर्टिकल 2 और 10 शेड्यूल, इसको भी हमने जो हटा दिया। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको स्टेटहुड कैसे मिलता है। तो देखिए 1987 में 3 नए और स्टेट बनते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, और ये इंडिया के 23rd, 24th और 25th स्टेट बन जाते हैं, ठीक है। और देखिए जो यूनियन टेरिटरी है, जो यूनियन एक्चुअली मिजोरम पहले क्या था, यूनियन टेरिटरी था, जो मिजोरम है इसको क्या बनाया गया, एक फुल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और इसके लिए क्या होता है, एक मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन होता है, ठीक है, 1986 में, किसके बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में, ठीक है। और क्या करता है, जो 20 सालों से जो इंसर्जेंसी चलती आ रही थी उसको, ये जो मिजो नेशनल फ्रंट और जो मिजोरम पीस अकॉर्ड जो साइन होता है मिजो नेशनल फ्रंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो जो है इस एग्रीमेंट के बाद ये जो 20 सालों से जो इंसर्जेंसी चली आ रही थी उसको जो है खत्म हो जाता है वो, ठीक है, वो एबॉलिश हो जाता है। अब उसका देखिए अरुणाचल प्रदेश भी जो है यूनियन टेरिटरी था फ्रॉम 1972, और जो स्टेट ऑफ गोवा है ये भी क्या बना, एक सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। तो देखिए क्या किया गया, जो दमन और दीव से अलग करके हमने क्या किया, गोवा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया, ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश जो पहले एक यूनियन टेरिटरी था इसको भी हमने क्या किया, एक स्टेट बनाया। अब देखिए जो उसके बाद बात करें हम, देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो देखिए इन 2000 में क्या होता है, 3 नए और स्टेट बनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ किससे बनता है, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड किससे बनता है, उत्तर प्रदेश, और झारखंड किससे बनता है, बिहार से अलग होके, ठीक है। और ये हमारे 26, 27 और 28वें स्टेट बनते हैं हमारे भारत देश के। उसका देखिए अभी हाल में जो सबसे लेटेस्ट है वो तेलंगाना है, 2014 में क्या होता है कि तेलंगाना हमारे देश का 29वां स्टेट बनता है, ठीक है। और ये किससे बनता है, आंध्र प्रदेश से कट के, ठीक है। और देखिए इसी तरह हम बात करें कि जो हमारा जो आंध्र प्रदेश है वो 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया बना, ठीक है, जिसको हमने आंध्रा कहा था फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए वही जो 1951 की जो कहानी थी ना, वही वाली कहानी एक्चुअली में आ गई थी दोबारा पिक्चर में। तो देखिए तो आंध्र प्रदेश की इसलिए बना था, आंध्रा मतलब जो भी लोग तेलुगु बोलते थे उनके लिए। और किससे अलग हुआ था, स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि आज के तमिलनाडु से अलग करके क्या बना था, आंध्र प्रदेश बना था। और कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश का कैपिटल बना उस समय, और एक नया हाई कोर्ट बना था कहाँ पे, गुंटूर में। लेकिन वही फिर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जब आता है 1956 में, तो हमने क्या किया, जो भी तेलुगु स्पीकिंग लोग थे हैदराबाद के, ठीक है, उनको हमने क्या किया, मर्ज कर दिया किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक है। और इसका जो एरिया रहता है आंध्र प्रदेश का, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये स्टेट क्या करता है, जो हमारा अपना जो क्या बोलते हैं, जो कैपिटल था उसको शिफ्ट कर लेता कहाँ पे, हैदराबाद में, कौन, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बात समझते जाइए अच्छे से बस। बाकी देखिए आगे अगर मैं बात करूँ तो देखिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया 2014 में, इसमें भी यही बात हुई। अब देखिए आंध्र प्रदेश में भी 2 लोग हो गए, 2 भाषा बोलने वाले, एक तो हो गए तेलुगु, सॉरी मतलब एक तो देखिए अब आंध्र प्रदेश में भी क्या हो जाता है कि एक तो आंध्र प्रदेश वाले हो गए, और यहाँ पे ये हुआ कि तेलंगाना अपना
क्या चाहता है, एक अलग स्टेट चाहता है, ठीक है, दो सेपरेट स्टेट। तो देखिए हैदराबाद इज मेड जॉइंट कैपिटल, तो क्या किया जाता है, हैदराबाद को इनका जो है जॉइंट कैपिटल बनाया जाता है 10 सालों के लिए, ठीक है। बाकी अभी आपको चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आंध्र प्रदेश है उसका जो नया कैपिटल है वो कहाँ पे बन रहा है, जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर फॉलो कर चल रहे हैं तो आपको जरूर ये बात पता होगी। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए आंध्र प्रदेश अपना खुद का एक सेपरेट कैपिटल बनाया और एक खुद मतलब बनाएगा और खुद का एक सेपरेट हाई कोर्ट भी बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जब तक ये बन नहीं जाता और हाँ ये एग्रीमेंट साइन हुआ 10 साल के लिए तो ये कॉमन रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारा जो देश है जहाँ पे सिर्फ 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थे, वो कहाँ तक पहुँच गया, कब थी 1956 के समय, खाली 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थे। और ये 2014 नहीं, आप 2019 भी बोल सकते हैं, टिल डेट जिस डेट में आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ। तो अब आज के डेट में कितना 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा चेंज ऑफ नेम के बारे में। तो देखिए आप इसको बस वैसे ही सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, अंडरलाइन नहीं करूँगा मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो यूनाइटेड प्रोविंस है ना, क्या यूनाइटेड प्रोविंस, तो यूनाइटेड प्रोविंस फर्स्ट स्टेट था जिसका जो है नाम चेंज हुआ और इसको क्या बनाया गया, उत्तर प्रदेश कब 1950 में। उसका देखिए 1969 में क्या होता है, मद्रास का नाम चेंज करके क्या रखते हैं, तमिलनाडु। उसी तरीके से देखिए 1973 में क्या होता है, मैसूर का नाम चेंज करके क्या रखते हैं, कर्नाटक। और उसी के बाद देखिए लैकेडिव, मिनिका और अमीदीवी आइलैंड, ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या रखते हैं, लक्षद्वीप कब। और देखिए इन 1992 में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है ना, इसको दोबारा से रीडिजिग्नेट करके क्या लिखते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विदाउट बीइंग कन्फर्ड, मतलब इसको जो एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इसको क्या बनाया जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। और इसके लिए एक अमेंडमेंट होता है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। उसका देखिए 2006 में उत्तरांचल का नाम दोबारा चेंज करके क्या रखा जाता है, उत्तराखंड रखा जाता है, ठीक है। उत्तरांचल पहले देखिए जब सेपरेट जब हुआ था उत्तराखंड, तो उसका शुरू में नाम क्या था, उत्तरांचल। उसका बाद इसका नाम क्या किया गया, उत्तरांचल। और उसी साल 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम क्या हो गया, पुडुचेरी। और 2011 में उड़ीसा का नाम क्या हो गया, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा उड़ीसा, ठीक। दोस्तों तो देखिए अब आज के डेट में आप देख सकते हैं ये हमारे स्टेट्स हैं और इधर हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं जितने हैं। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ और ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और आर्टिकल 2 है जो कि इंसर्ट किया गया था लेकिन इसको हटा लिया गया तो ये नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल 3 की बात करूँ तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज और बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 4 क्या है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, ठीक है। तो देखिए ये सभी आर्टिकल्स मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ के चले हैं, अच्छे से लेक्चर सुने, तो आप सभी आपको आर्टिकल्स वगैरह रखने की जरूरत नहीं, बस आप क्या करिए, अच्छे से लेक्चर को सुनते जाइए बस। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। हाँ यही कहूँगा था, वो रिवीजन भी करते जाइएगा, आपका काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पॉलिटी बिल्कुल खूब अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए मैं अब यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो आप प्लीज़ जो है शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और हाँ लाइक करिएगा। और अगर ना पसंद आए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि क्या मतलब क्या इसमें पसंद नहीं आया, और आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका हक है। और डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपको और भी कई ढेर सारे हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे, जैसे कि CSET की भी क्लास चल रही है यहाँ पे, और इकोनॉमिक्स के जो सर का लेक्चर वो काफ़ी बढ़िया है। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ देखने के लिए। एक बार आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।